गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, है ना। तो अपन अभी तक क्या पढ़ चुके थे? लेक्चर नंबर 9 में अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था, गॉस लॉ देखा था, और उसके अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स उसी टाइम्स कर लिए थे अपन लोगों ने, है ना। और कुछ जो थोड़े बहुत रिमेनिंग है, अभी अपन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ चालू कर रहा हूँ। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं जब एंड होंगे तो अपन उस पर भी न्यूमेरिकल्स करेंगे वापस से, है ना। तो मैं एप्लीकेशन चालू करने से पहले कुछ आपको चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन समझा रहा हूँ, मीन्स चार्ट डेंसिटी के बारे में। तो फर्स्ट पहले वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। तो अपन देख रहे हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो ये देख रहे हैं बेटा अपन लोग क्या होता है। कहीं ना कहीं कुछ बच्चों ने मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, है ना, जब सेंटर ऑफ मास और ये देख रहे थे। नहीं तो यहाँ पर कंटिन्यूस मास की जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है ना। तो कुछ वर्ड्स लिख रहा हूँ। इन माइक्रोस्कोपिक लेवल द चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। चार्जेस क्वांटाइज्ड होते हैं, मीन्स इन डिस्क्रीट फॉर्म में रहते हैं। इन डिस्क्रीट फॉर्म, है ना। जो मैंने क्वांटाइजेशन के टाइम पर समझाया था कि ये बंडल्स की फॉर्म में चलते हैं, है ना। तो डिस्क्रीट फॉर्म में रहते हैं, मैंने रुक रुक कर रहते हैं। बट व्हेन चार्जेस आर वेरी क्लोज्ड, then they are considered कंटिन्यूस, है ना। ये क्वेश्चन अपने एनसीईआरटी में भी है कि क्वांटाइज होते हुए भी अपन कंटिन्यूस क्यों कंसीडर कर लेते हैं, मींस चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन को। माने हम तभी इंटीग्रेशन लगा सकते हैं इजीली किसी पाथ के ऊपर, चाहे रिंग हो, वायर हो, सिलेंडर हो, स्फीयर हो। तो जो भी चार्ज अपन कंसीडर करते हैं, मान लिया क्वांटाइज हैं, मींस डिस्क्रीट फॉर्म में है, तो अपन ने कंटिन्यूस मान लिया। अगर क्लोज हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर इस रूम में सारे ही जने में हमारे माने मैन खड़े हो जाएं इस रूम के अंदर, मतलब पूरा तो। और अगर अपन दूर, वैसे तो सबके बीच में कुछ ना कुछ हल्का सा गैप रहेगा, जस्ट लाइक डिस्क्रीट फॉर्म रहेंगे सबके सब, बीच में गैप रहेगा। बट अपन फार अवे से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा लगेगा जैसे सबके हेड ही हेड दिख रहे हैं और शायद वो पूरे ब्लैक दिख रहे हो, मीन्स कंटिन्यूस नजर आएंगे। वैसे ही अपन को बोला गया। और अगर बहुत ज़्यादा ही पास हो गए तो शायद थोड़े से दूर से भी ऐसा लगेगा जैसे पूरे भरे हुए हैं, है ना। इसलिए कंटिन्यूस मान लिया कि हाँ क्वांटाइज फॉर्म पर होता है जब अपन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं। ठीक, तो ये मेनली 3 टाइप्स के हैं। मेनली इट इज ऑफ 3 टाइप्स। तो अपन 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको अपन एक और नेम से जानते हैं, दैट इज मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्योंकि ये कंसीडर करने के बाद हमारे लिए जो इंटीग्रेशन थे या जो सॉल्यूशंस करने थे बहुत इजी थे। स्मॉल पार्ट को लेकर फिर इंटीग्रेशन कर दें अपन उसका, है ना, इसलिए इनका यूज़ करा गया। नॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी को अपन लैम्डा से देते हैं। ठीक, पहले समझाने के लिए यहीं पर ले लेता हूँ कि जैसे इसका एग्जाम्पल की बात करूं कि अगर एक कोई वायर है और जिस पर प्लस 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 चार्जेस हैं, और जो इसकी लेंथ है वो अपन ने एल कंसीडर कर ली, और जो टोटल चार्ज इसके ऊपर कंसीडर कर लिए क्यू, टोटल चार्ज। तो इसके स्मॉलेस्ट पार्ट को, क्योंकि अपन जब जो भी इंटेंसिटी है कुछ भी निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर हम लोग स्मॉलेस्ट पार्ट लेना होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए माने जैसे कि मैं ये कंसीडर कर लूँ, एक छोटे से पार्ट की जो चार्ज डेंसिटी थी, माने एक छोटे से पार्ट में कितनी चार्ज डेंसिटी है, वही हमारी लैम्डा कहलाई। तो इसका मतलब है चार्ज डेंसिटी अगर अपन को फाइंड आउट करनी हो तो अपन क्या करते, लैम्डा मीन्स टोटल चार्ज में टोटल लेंथ का डिवाइड कर देते, और इस तरह से अपन को लैम्डा मिल जाता। क्या मिल जाता? लैम्डा। तो अगर चाहे मैं इस पर करूं, चाहे इसी तरह अगर मैं रिंग पर करता, रिंग पर डिस्ट्रीब्यूशन करता,
तो डेट इज ऑल्सो लीनियर। और अगर इस पर भी टोटल चार्ज Q होता और इसकी रेडियस R होती, तो अगर मेरे को अब इसका लैम्डा निकालना होता तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ लेनी होती, मीन्स Q बाई 2πr करना होता ना मेरे को। लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल रहा हूँ, मीन्स टोटल चार्ज में टोटल लेंथ का डिवाइड कर रहे हैं। तो जब लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो व्हेन चार्जेस distributed linearly या बोले तो वन डायमेंशनली then we called लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका मैंने ये एग्जाम्पल दिया। ठीक, नोट डाउन करें, है ना। अब समझा रहा हूँ इसी पॉइंट में कि अगर अपन को इसकी हेल्प से कहीं पर इंटेंसिटी निकालनी होती तो अपन कैसे निकाल लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती तो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज करें कि अगर मेरे पास ये वायर दे रखा है जिस पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेंथ L है और टोटल चार्ज Q है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन करते हैं क्या, और मेरे को इंटेंसिटी निकालनी थी इस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, तो मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया होता, इसका एक छोटा सा पार्ट, है ना, क्योंकि मैं बहुत सारे छोटे, थोड़ा सा जूम करके बता रखा है ना, इस लेंथ को, ये तो लेंथ बता रखी है कि टोटल लेंथ इतनी है, तो इस छोटी सी लेंथ को, ये तो L शो कर ही दिया है मैंने कि टोटल लेंथ L है, तो ये छोटा सा पार्ट जो मैंने लिया वो dx हो गया, तो इस पर चार्ज भी तो dq हो गया होगा। तो अपन ने अभी देखा कि अपन ने छोटी सी जगह का चार्ज ले रखा है लैम्डा, तो जो मैंने dx लेंथ ली है उसके इस कारण इस पर इफेक्ट कितना आ रहा होगा वो लगा देते अपन। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरे को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होती तो मैं k dq/r² ये कंसीडर करता इस छोटे से पोर्शन के कारण, है ना, जैसे अपन लेते हैं, इसलिए समझा रहा हूँ कि कैसे सभी जगह काम आते हैं। कोई भी चीज़ फोर्स निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो अब मेरे को अगर dq निकालना होता हियर, अगर मेरे को dq निकालना होता तो मैं क्या करता, जो इसकी छोटी सी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इस छोटे से पोर्शन में अगर लैम्डा है चार्जेस, तो उसको dx से मल्टीप्लाइड कर देता, तो यहाँ के चार्ज पता लग जाते dq। इट मीन्स कि मैं ऊपर वाली इक्वेशन को लिख सकता था कि लैम्डा dx/r²। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानता हूँ तो ये सेकंड हो गई, मीन्स ये स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए निकाल ली अपन ने, स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए। तो अगर मेरे को टोटल के लिए निकालनी होती, टोटल लेंथ अपन ने L कंसिडर कर रखी है, तो इट मीन्स टोटल के लिए अगर लेना होता, टोटल लेंथ के लिए लेना होता तो क्या करता, मैं इंटीग्रेशन कर देता ना। तो मैंने जैसे ही इंटीग्रेशन करा होता पूरी लेंथ L के लिए या 0 से L के लिए, तो कहीं ना कहीं k लैम्डा dx/r², या बोलूँ तो 0 से L लेंथ तक लगा दी होती। इस पूरे पार्ट को कहीं ना कहीं से 1 से 0 से लेकर टोटल लेंथ L तक के लिए अपन ने ले ली होती। सब चीज़ कांस्टेंट बाहर आ जाते हो, फिर जो भी सॉल्यूशन होता है वो कर पाते हैं अपन लोग। तो आई थिंक समझे होंगे कि कैसे अपन इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ कर रहे हैं। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी को ऊपर समझाया, बाद में मीन्स ये वाले हिस्से से कि अपन कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। आई थिंक समझे होंगे। नेक्स्ट ले रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक। वैसे ही सेकंड नंबर पर चार्ज डेंसिटी आई अपने पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दूं अभी, या इसको दूसरे टर्म से बोल देते हैं अपन सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से, इससे रिप्रेजेंट करेंगे अपन लोग, ठीक। अब जैसे ये लीनियरली हुआ था तो इसके अंदर हो जाता व्हेन चार्जेस distributed two dimensionally
डायमेंशनली और एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते। तो अगर इसका एग्जांपल मैं कंसिडर करूं तो कहीं ना कहीं हमारे पास कुछ ऐसा हो जाता कि मैंने अगर एक एरिया ले रखा है ना, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A और टोटल चार्ज है Q, तो सबसे छोटे छोटे पोर्शंस अगर मैं बांट दूं इसको बहुत सारे छोटे छोटे पोर्शंस में, तो इसकी जो सबसे छोटे पोर्शन की कितने चार्ज होते स्मॉलेस्ट पोर्शन के अंदर, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन में अगर मेरे को चार्ज निकालने होते स्मॉलेस्ट पोर्शन में, तो वही हमारा सिग्मा कहलाता। और उसके लिए अपन करते क्या, टोटल चार्ज में डिवाइड कर देते टोटल एरिया का। मीन्स कहीं ना कहीं हमारे पास आ जाता टोटल चार्ज मैंने Q कंसीडर कर रखा है और ये A कंसीडर कर रखा है, तो ये हमारे पास एक तरह से निकल गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या निकल गई, सरफेस चार्ज डेंसिटी को अपन सिग्मा से देंगे और इसका एरिया जो इसकी यूनिट होती है वो कूलम मीटर स्क्वायर हो जाती है। आई होप समझे होंगे, है ना, कि अपन 3 तरह के इसी तरह से मास का डिस्ट्रीब्यूशंस देख रहे थे अपन लोग क्लास 11th में भी। ठीक है, तो इसका भी क्या फ़ायदा हुआ कि सपोज़ करो ये जो मैंने एक प्लेट या शीट ले रखी है या कोई पेपर ले रखा है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, है ना, प्लस 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 बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक, तो मैं इसमें से एक पोर्शन ले रहा हूं, उस पोर्शन का जो एरिया है वो DA ले रहा हूं और इसकी वजह से अपन P पॉइंट R डिस्टेंस पर क्या निकाल लेते, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते थे, फोर्स फाइंड आउट कर सकते थे, कुछ भी फाइंड आउट कर सकते थे, पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते थे। तो अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से ही समझा रहा हूं क्योंकि वो पढ़कर हटे हैं। तो इस छोटे से पोर्शन के कारण, इस स्मॉलेस्ट पोर्शन के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी होती मेरे को तो कैसे लिखता, DE इक्वल्स टू K, इस स्मॉलेस्ट पार्ट जो मैंने लिया है स्मॉलेस्ट पोर्शन उसका चार्ज कंसीडर कर लूँ मैं DQ है ना, स्मॉलेस्ट पोर्शन का। तो इसका मतलब इस स्मॉलेस्ट पोर्शन की वजह से यहाँ पर ये आ जाता। ठीक, फिर यहाँ पर बात करूँ कि DQ में चार्ज कितने रहे होंगे, तो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्ट का ये तो लिया है स्मॉल पार्ट, ये लिया है मैंने स्मॉल पार्ट, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन ले रखा है जिसको अपन लोग बोल क्या रहे हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और मैं भी फाइंड क्या कर रहा हूं, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। अभी तक जो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे वो सब पॉइंट चार्जेस के लिए देख रहे थे। अब कुछ चीजें आ गई हैं हमारे पास, है ना, जैसे लाइन वायर आ गई, इसके अंदर एरिया आ गया, प्लेट शीट आ गई। तो कहीं ना कहीं अगर मेरे को DQ निकालना होता तो मैं क्या करता, स्मॉलेस्ट पार्ट में जितने चार्ज हैं उसको इस वाले एरिया से मल्टीप्लाइड कर देता, मीन्स सिग्मा DA कर देता। तो इस स्मॉल पोर्शन के कारण या स्मॉल एलिमेंट के कारण ये वैल्यू निकाल रहे हैं अपन। तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू हो जाती Q माने K सिग्मा DA बाई R स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाती। तो टोटल के लिए वैल्यू कितनी हो जाती, टोटल के लिए फाइंड आउट करनी थी तो टोटल प्लेट या जो भी अपन को दे रखा था सरफेस के लिए, तो हम इंटीग्रेशन कर देते, डेट्स ऑल, इंटीग्रेशन पूरे सरफेस का, और K सिग्मा DA बाई R स्क्वायर, टोटल एरिया मैंने A कंसिडर कर रखा है। इस तरह से हम लोग आंसर निकाल लेते इसका। ठीक, नोट डाउन करें। ठीक, वैसे ही अगर अपन थर्ड लें तो थर्ड हो जाता हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाती है हमारे पास। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन ने यहाँ पर वॉल्यूम कर दूं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाती, जिसको अपन लोग देते हैं रॉ से। तो मेनली तो अगर नेट लेवल पर है तो सिर्फ सिंबल से ही काम चल जाता है, कोई थ्योरी में तो आता नहीं है। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड 3 डायमेंशनली, ऐसा लिख दूं, 3 डायमेंशनली हो रहे हों या वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहे हों,
वॉल्यूम वाइज हो रहे हों। तो इसका मतलब है इस केस के अंदर ये सब डायग्राम रब कर रहा हूँ जो मैंने ड्राइव किया था 2 डायमेंशन के लिए। तो इस बार अपन रॉ से सिम्बलाइज करते तो टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते, यहाँ पर आ जाता वॉल्यूम और यहाँ पर मीटर क्यूब इसकी यूनिट की बात करें। मीन्स अब मैं क्या ले रहा हूँ, जैसे कि आप कंसीडर कर लें कि मैंने एक सॉलिड स्फीयर ले रखा है। सॉलिड स्फीयर डायग्राम बना लेता हूँ पहले। ये सॉलिड स्फीयर ले रखा है मैंने, सॉलिड स्फीयर जिसके अंदर पॉजिटिव 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 चार्जेस पूरी जगह पर भरे हुए हैं। तो इसका भी तो कोई छोटा सा पोर्शन रहेगा इनसाइड में। इस बार इनसाइड में है, सॉलिड स्फीयर ले रखा है मैंने, है ना। नॉन कंडक्टर में अंदर भी चार्जेस भरे हुए हैं। तो इसका मतलब है अगर मेरे को स्मॉलेस्ट पार्ट पर चार्ज निकालना होता, स्मॉलेस्ट पार्ट पर चार्ज, फिर वो ही अपन मान रहे हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो स्मॉलेस्ट पार्ट का चार्ज बोलना होता तो वही कहलाता हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, isn't it? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो उसके लिए अपन क्या करते, अगर इसका टोटल वॉल्यूम V था और टोटल चार्ज Q थे तो अपन ने Q बाई V कर दिया होता तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट का चार्ज डेंसिटी निकल जाती। स्मॉलेस्ट पार्ट चार्ज, वैसे डेंसिटी का मतलब होता है हरदम स्मॉलेस्ट कोई चीज़ निकालनी हो। जैसे कि कोई चॉकलेट का बॉक्स भरा हो तो एक चॉकलेट की कीमत कितनी होगी, तो उसके लिए भी अपन क्या करते हैं, जितने रुपीज़ की चीज़ खरीद कर लाते हैं उसमें नंबर ऑफ चॉकलेट्स का डिवाइड कर देते हैं। तो वो भी एक तरह से चॉकलेट डेंसिटी हुई, एक चॉकलेट की वैल्यू निकाली जो अपन ने। ठीक, तो इसका मतलब है कि अब मैं इसकी हेल्प से, छोटा ये पार्ट है तो छोटे 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 बहुत सारे पार्ट का अगर मैं बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दूं और उसका फिर इंटीग्रेशन कर दूं तो पूरे स्फीयर का ही मेरे पास वैल्यू निकल जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर मेरे को इससे ही इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी होती, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय दिस कंसेप्ट, तो कहीं ना कहीं वापस अपन ने एक स्फीयर लिया होता जिसमें चार्जेस फिलअप है बहुत सारे, और अब के कोई मैं स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं ले रहा हूँ, एक थोड़ा अच्छा खासा सा पार्ट ले रहा हूँ। तो मैंने सपोज करो ये पार्ट लिया होता, इसका टोटल चार्ज तो इतनी ही है, इस छोटे से पार्ट को लिया है तो इसकी जो एरिया है, उसको वॉल्यूम है, उसको तो dV कंसीडर कर लूँ, है ना, थोड़ा दूर दूर दिख जाए आपको। और साथ ही इस पर जो चार्ज है वो कंसीडर कर लूँ कि चार्ज है dQ। अब इसके कारण अगर अपन को P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती तो मीन्स इस स्मॉल पार्ट के कारण, तो स्मॉल पार्ट से अगर मेरे को स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती तो dQ अपॉन R स्क्वायर ये आ जाती वैल्यू। फिर वही प्रॉब्लम कि इसमें चार्ज होंगे कितने, तो जब हम पहले ही टोटल चार्ज में वॉल्यूम का डिवाइड करके रॉ निकाल चुके थे तो रॉ को किससे मल्टीप्लाइड कर देता, इसके वॉल्यूम से, जो छोटा सा वॉल्यूम था। तो जहाँ ये इक्वेशन फर्स्ट रहती है हमारे पास, ये सेकंड रहती, तो इसका मतलब है डी ई की वैल्यू हो जाती है हमारे पास के रॉ डी वी बाई आर स्क्वायर। तो टोटल स्फीयर से कितनी हो जाती, टोटल स्फीयर बोलूँ, अलग अलग भी स्फीयर है तो टोटल स्फीयर से कितनी हो जाती, तो कहीं ना कहीं अपन इंटीग्रेशन कर देते, बोथ साइड्स इंटीग्रेशन, डेट्स ऑल कि रॉ डी वी बाई आर स्क्वायर और यहाँ पर v रख देते। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती। आई होप समझे होंगे। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। जस्ट सिंबल से ही काम चल जाता। नोट डाउन करें बेटा एक बार इसको, फिर आगे कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है ना। रब कर रहा हूँ, मीन्स हमारे केवल 3 सिंबल्स रिमेंबर रखने हैं। मीन्स अगर हमारे को कहीं पर लैम्डा नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है लेंथ वाइज बात हो रही है, और कभी हमारे को नज़र आ रहा है कि वहाँ पर सिग्मा लिखा हुआ है तो इसका मतलब एरिया वाइज कंसेप्ट चल रहा है, और अगर कहीं पे रॉ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कोई वॉल्यूमेट्रिक बातें चल रही हैं हमारे पास। ठीक, अब अपन एप्लीकेशंस चालू कर रहा हूँ कि क्या एप्लीकेशंस हैं इसकी। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, गॉस लॉ पर ही, कि फाइंड द फ्लक्स
emerge out from cylinder in a given diagram if linear charge density on wire is 2 कूलम पर मीटर। ये बोला होता तो कहीं ना कहीं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक वायर दे रखा है जो इन्फिनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लेंथ का है, इन्फिनाइट लेंथ का है, प्लस 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 चार्ज है ना, है तो इन्फिनाइट। और एक दे रखा है अपन को सिलेंडर, जो यहाँ पर कहीं पे सिलेंडर है जिसकी लेंथ दे दी अपन को, मान लें 5 मीटर लेंथ दे दी इसकी। ठीक, अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे को लैम्डा दे रखा है 2 कूलम पर मीटर। इसका मतलब क्या हुआ, छोटी सी जगह पर जो चार्ज है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पर इस वायर पर, वो अपन को 2 दे रखा है सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट पर। अब आपको पता होगा कि गॉस लॉ क्या कहता है हमारे से, गॉस लॉ से अगर फ्लक्स निकालना हो तो इनक्लोज चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे को इनक्लोज चार्ज कितने रहे होंगे, इस लैम्डा को 5 से मल्टीप्लाइड कर दूं इतने ही तो रहे होंगे, मीन्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू कितना रहा होगा, लैम्डा को लेंथ से मल्टीप्लाइड कर दूं, और यहाँ पर ये तो छोटा 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 करते ही तो पूरा 5 मीटर है, ऐसी लेंथ तो बहुत जा रही, इसी के कारण ही तो फ्लक्स निकल रहा होगा ना इस सिलेंडर के चारों तरफ से, कर्व सरफेस से। तो इसका मतलब है लैम्डा की जगह कितना रख दिया होता अपन ने 2, और इसकी जगह 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीन्स आंसर था 10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास फ्लक्स का आंसर निकल जाता। ठीक, आई होप समझे होंगे, क्योंकि इसी से ही तो इस कर्व सरफेस के अंदर वायर जा रही है, तो इस कर्व जो वायर है उससे ऐसे ही तो जा रही होंगी ना, तो इस सिलेंडर से कितनी निकल रही होंगी, ऊपर वाले से तो कुछ मतलब ही नहीं है। क्लोज सरफेस के लिए ही हम गॉस लॉ लगाते हैं, उसी के लिए पूछा क्वेश्चन भी। ठीक, अब एप्लीकेशंस चालू कर रहे हैं, है ना। एप्लीकेशंस मीन्स कैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज निकाली गॉस की हेल्प से, वो देख रहे हैं अपन। तो सबसे पहले देख रहे हैं अपन, है ना, फर्स्ट डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। ये जो स्फेरिकल शेल मीन्स एक हॉलो है, हॉलो स्फेयर, रिमेंबर। और ये कंडक्टिंग भी हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, सबके लिए यही डेरिवेशन होगा, यही डेरिवेशन कर रहे हैं अपन। ठीक, एक और चीज़ हाथों हाथ लिख रहा हूँ, सॉलिड गुड कंडक्टर के लिए भी यही होता, सॉलिड गुड कंडक्टर स्फीयर होता, कंडक्टर स्फीयर, तो भी यही डेरिवेशन होता। क्योंकि आपको पता होगा जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में मेथड ऑफ चार्जिंग देख रहे थे पार्ट 2 के अंदर, तभी मैंने आपको बात समझा दी थी कि जो सॉलिड स्फीयर्स होते हैं गुड कंडक्टर, उनको जब चार्ज दिए जाते हैं तो इस ऑलवेज कम ऑन सरफेस पर आ जाते हैं वो चार्जेस, कभी भी अंदर नहीं रह पाते, वो ऑलवेज कम ऑन सरफेस, ये बात मैंने समझाई थी। तो इसका मतलब ये है कि स्फेरिकल शेल जब भी आपको दिया जाए हॉलो, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग, मैंने कंडक्टिंग होगा तो भी सरफेस पे, और बैड कंडक्टर होगा तो भी सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग का मतलब बैड कंडक्टर होगा तो भी सरफेस पे आ जाएंगे। पर सॉलिड गुड कंडक्टर होंगे तो भी चार्जेस सरफेस पे आ जाएंगे। माने अगर मेरे पास कोई सॉलिड लोहे की आयरन की बॉल है और अगर मैं उसको चार्जेस देता हूं तो इट्स ऑलवेज ऑन द सरफेस। अब वो क्यों होता है मैंने वहां पर बात समझाई है, इसलिए सीधा ड्राइव कर रहा हूं। मेनली तो स्फेरिकल शेल, हॉलो शेल के लिए डेरिवेशन है एनसीईआरटी में अपने, तो वो ही समझा रहा हूं।
तो अपन इसको करना चालू कर रहे हैं डेरिवेशन को। तो लेट कंसीडर अ शेल ऑफ रेडियस r and consist of q charges which uniformly distributed और अपन कहाँ पर कर रहे हैं, मैंने अपन एक शेल ले रखी है, मैंने हॉलो ले रखा है जिसकी रेडियस r है और q चार्जेस हैं विच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो आप समझ ही रहे होंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो कहीं ना कहीं सरफेस हो गया, सिग्मा चार्ज डेंसिटी होगी। ठीक, इसके अंदर जो अपन पॉइंट्स लेते हैं वो 3 पॉइंट्स में समझाना होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आउटसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी, सरफेस पे कितनी आ रही होगी और इनसाइड में कितनी आ रही होगी, वो सब कुछ चेक कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं एट पॉइंट आउटसाइड पॉइंट, एट आउटसाइड फर्स्ट डेरिवेशन तो देख रहे हैं अपन। वी वांट्स टू कैलकुलेट electric field intensity at point P outside the shell, यहाँ पर चेक करना चाहते हैं आउटसाइड पर। सो गॉस imagine a Gaussian sphere P, है ना, एक में पूरा वापस से लिख दूं, एट पॉइंट P आउटसाइड द शेल एट डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक, तो हमारे को स्फीयर के आउटसाइड पर P पॉइंट पर, माने स्फीयर अगर ये है तो आउटसाइड पर हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो अब आपको पता है अपन एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे हैं। गॉस लॉ पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर निकालनी है तो इसको क्लोज करना होगा, तो ही हम उसको निकाल पाएंगे, क्योंकि बिना क्लोज करे हम गॉस लॉ अप्लाइड नहीं कर सकते। सो गॉस इमेजिन गॉसियन सरफेस मीन्स जिस सरफेस को अपन लेते हैं गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस r ऑन विच P पॉइंट इज लाई। ठीक, तो हमने एक गॉस ने माना, जो मैं डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, जो आपको समझ में आ जाएगी बात। एक ही डायग्राम 2 बार बना दूंगा। तो पहले मैंने आपसे कहा था कि एक स्फीयर है जो जिसकी रेडियस r है, r इधर लिख देता हूँ, और विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बाई q है। एक डायग्राम बड़ा बना लूँगा, पर जितना लिखा है उसके लिए एक बार यहाँ पर भी डायग्राम बना रहा हूँ जिस पे चार्ज q है, ये मैंने कंसीडर करा, है ना। ठीक, q चार्ज कंसीडर करा। मैंने ये बोला था आपसे स्टार्टिंग में। अब आउटसाइड में हमने कोई पॉइंट ले रखा है, आउटसाइड में एक P पॉइंट ले रखा है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस है r, ये लिखा। यहाँ पर आउटसाइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेक करना चाहते थे, तो इस पर गॉस लॉ अप्लाइड कर सकें इसलिए हमने एक स्फीयर कंसीडर कर लिया जिसको अपन गॉसियन स्फीयर बोल सकते हैं। जैसा शेप था उससे ढक दिया पूरे स्फीयर को उस P पॉइंट पर जिस पर वो लाई कर जाए, और बस इसके बाद फिर हमने चीज़ें अप्लाइड करना चालू कर दी। तो ठीक, जो बात लिखी थी उसको मैंने यहाँ तक लिख दिया है बेटा, है ना। और इसको रब कर रहा हूँ और एक बड़ा डायग्राम बनाते हुए अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अपन सबसे पहले आउटसाइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक, तो वापस से डायग्राम बना रहा हूँ इस तरफ। तो हमने करा क्या था, एक स्फीयर लिया था r रेडियस का, और हम लोग इसका सेंटर है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हम यहाँ पर कहीं पर P पॉइंट पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते थे सेंटर से, सो अपन ने इसको क्लोज कर दिया इस पॉइंट को बाय गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर या गॉसियन सरफेस से इसको क्लोज कर दिया। ये पी पॉइंट ले रखा है, ठीक। अब इस पी पॉइंट पर हो क्या रहा होगा वो जरा अपन देखें। तो सबसे पहले ठीक है, पी पॉइंट यहाँ पर है, तो इसको मैंने एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लिया डी एस। इस पॉइंट को क्या कंसीडर कर लिया, डी एस कंसीडर कर लिया, इस स्मॉलेस्ट पार्ट को। पी पॉइंट तो लाई कर ही रहा है, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ डायग्राम। एक छोटा सा पार्ट अपन ने कंसीडर कर लिया इसके ऊपर, इस पी पॉइंट पर, जिसकी सरफेस एरिया था डी एस, है ना, या डी ए सी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, डी ए, ये एरिया ले लिया। अब अगर बात करें, अगर अपन ने स्फीयर ले रखा है तो हो क्या रहा होगा, स्फीयर से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस इमर्ज आउट हो रही होंगी सभी डायरेक्शन से, है ना, रेडियली पास आउट हो रही होगी, रेडियली पास आउट हो रही होगी। अब क्योंकि मैंने पी पॉइंट यहाँ पर ले रखा है, पी पॉइंट ले रखा है, मान लो तो मेरी ये पॉइंट, मैंने पी पॉइंट, मैंने कम से मेरा ये थंबी मारी, ये मान लें फिंगर का, फर्स्ट फिंगर का, तो कुछ एरिया तो है, वो एरिया मैंने डी ए ले लिया। तो जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकल रही होंगी वो तो बिल्कुल नॉर्मली ऐसे निकल रही होंगी, ई ए मीन्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस चारों तरफ निकल रही होंगी रेडियली। और ये जो पॉइंट है इस एरिया की डायरेक्शन भी तो इस एरिया के बिल्कुल 90 डिग्री पर जा रही होगी, सरफेस के 90 डिग्री, इससे पहले ही समझाया है आपको एरिया की डायरेक्शन को। तो डी ए को इधर ले लिया बस। अब अपन को कैलकुलेशन करनी थी, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या जानते हैं अपन, फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें कितने चार्ज हैं, इस गॉसियन सरफेस में, है ना, गॉसियन सरफेस पे देख रहे हैं अपन, तो इसका मतलब है चार्ज हो गए हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। आई होप समझे होंगे, मैंने जस्ट अभी तक इस गॉसियन सरफेस में कितने क्लोज्ड हैं, तो क्यू चार्ज क्लोज्ड हैं लिख डाला। अब फ्लक्स का एक फॉर्मूला और भी तो जानते हैं अपन लोग, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या बता रखा है फ्लक्स का फॉर्मूला, ई ए बता रखा है ना, या इसको मैं यहाँ पर यूँ बोलूँ तो इसको इंटीग्रेशन फॉर्म में भी तो लिखा जा सकता है ना, ई डी ए कॉस थीटा, ठीक, लिखा जा सकता है ना इंटीग्रेशन फॉर्म में। एरिया छोटा कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखा, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर ये लिख देता, ई डी ए कॉस थीटा इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये रख दिया इसकी वजह से। सिंस अगर यहाँ पर बात करें तो थीटा इक्वल्स टू 0, सिंस ई पैरेलल्स टू ए, दोनों ही एक डायरेक्शन में हैं, तो थीटा इक्वल्स टू 0, सो कॉस 0 इक्वल्स टू 1। इट मीन्स अगली स्टेप में मेरे पास आ जाता ई डी ए इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आई होप समझ रहे होंगे, ये सेकंड इक्वेशन है जो अपन ने ई ए कॉस थीटा पढ़ा था। तो अगर मैं एरिया छोटा पोर्शन लेकर ही सॉल्व करेंगे, सारे एप्लीकेशंस विद इंटीग्रेशन ही होंगे। फिर मैं अगली स्टेप में ई को बाहर ले रहा हूँ, सिंस चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो इसका मतलब है ई कांस्टेंट है, तो अगली स्टेप में ई को भी बाहर ले जाऊं, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ये कर दिया मैंने, है ना, कुछ स्पेशल तो कर नहीं रहा, ई को बाहर कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं, ई इज इक्वल टू एरिया की जगह में 4 पाई आर स्क्वायर रखने वाला हूं गॉसियन सरफेस के लिए, क्योंकि सारी चीज हम क्योंकि पी पॉइंट पर निकालना है ना, इस पी पॉइंट पर, जो ये रहा पी पॉइंट, इस पर हमारे को निकालना था, तो इसका एरिया कितना हो जाता, 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों करा है, इधर तो ये लिखा हुआ ही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, सिंस टोटल चार्ज, टोटल एरिया कितना हो जाता है यहाँ पर, तो टोटल एरिया को ही तो डी ए से बता रहे हैं अपन, जो कितना हो जाता है यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर, और ये ही रखा है टोटल एरिया कितना हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन ही तो टोटल को बताता है। तो ठीक, बस हमारा अब आंसर आने ही वाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। इट मीन्स इस 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे ले आऊँ, तो क्यू अप बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कुछ ऐसे लिख सकता हूँ ना इसको, तो और 1 अपॉन इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
KQ/R², ये आ गया ना हमारे पास फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला आया, क्योंकि 1/4πε0 को क्या लिखा जा सकता है, के, इट मीन्स आउटसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी वो KQ/R² आ रही थी। अब ये वाला तो पॉइंट वाले से ही मैच कर गया ना, तो इट मीन्स अगर जो बात लिखनी तो होती नहीं है, आउटसाइड में ये हो गया, पर अपन बोल सकते हैं ना नोट में अगर बात करें, चाहे उसको बाद में लिखवा दूंगा, कि ये भी तो बता रहा है जैसे पॉइंट चार्ज पर आ रहा हो, तो अपन ये भी कंसीडर कर सकते हैं कि शायद ये जो स्फीयर था वो एक पॉइंट पर ही था, कहीं और नहीं था। आई होप समझे होंगे। तो ये निकाला अपन ने आउटसाइड पर, तो जिसका आंसर आया KQ/R², जो ये बता रहा है कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होने लग जाएगी, कम। ये पता लगा, मीन्स E प्रोपोर्शन 1/R², ये पता लगा हमारे को। ठीक, अगला डेरिवेशन कहाँ पर ले रहे हैं, बी पॉइंट जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन, आई थिंक समझ गए होंगे बेटा, है ना। ठीक, अगला डेरिवेशन जो अपन ले रहे हैं वो ले रहे हैं अपन एट सरफेस। तो बी डेरिवेशन ले रहे हैं अपन अब, एट सरफेस। तो अपन कुछ अब ये ले रहे हैं, है ना। अब सरफेस पे मीन्स जो स्फीयर है हमारे पास, उसके सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही होगी, तो वो देख रहे हैं। तो वी वांट्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सरफेस पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ये अपने पास बना हुआ है, तो इसका मतलब आपके पी पॉइंट यहीं पर आ गया। सो वी टेक पी पॉइंट ऑन शेल पर ही ले लिया अपन ने। तो इस बार हुआ क्या, क्योंकि हर डेरिवेशन इतने लेंथी तो नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों पॉइंट्स लिख कर आने होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं अब आर इधर आ चुका था, मीन्स जो हमारा आर था इससे पहले आउटसाइड में, वो स्मॉल आर ही तो कैपिटल आर के बराबर हो गया। और साथ ही अगर इस पी पॉइंट पर मैं एक स्मॉलेस्ट, यहाँ पर जस्ट सरफेस पर था वो एक छोटा सा पोर्शन ले लूँ, तो इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अभी भी रेडियली निकल रही होंगी, है ना, सभी डायरेक्शंस में से। और ये स्मॉलेस्ट पोर्शन लिया है तो DA अभी भी ऐसा ही आ रहा होगा, दोनों आउटवर्ड आ रहे होंगे इस छोटे से पोर्शन पर जो यहाँ पर मैंने कंसीडर करा है, जिस पर पी पॉइंट लाई कर रहा है। ठीक, तो अपन सीधा ही ऐसा लिखते, वी नो डेट एट आउटसाइड क्या पढ़ रखा है अपन ने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी KQ/R²। स्मॉल r का मतलब हमेशा वेरिएबल ही होता है अपने फिजिक्स में, तो ये KQ/R² हो गया। बट हियर जो स्मॉल r है वो तो कैपिटल R के बराबर हो गया। इट मीन्स E की वैल्यू KQ/R² हो गई ना हमारे पास, कैपिटल R²। तो ये डेरिवेशन निकला हमारे पास सरफेस पर, और ये मैक्सिमम था। तो ये भी अपन थोड़ा कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि आज कोई सी भी चीज़ चार्जेबल हो तो दूर जाएंगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा, कम, और जब टच करेंगे तभी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट आएगा। चाहे वो करंट की बात करें या कोई सी भी तरीके इम्पैक्ट की बात करें, टच पर ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो इसका मतलब था सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिली थी हमको KQ/R²। होप समझे होंगे इसको, है ना। तो नोट डाउन करें इसको। अब सी पॉइंट ले रहा हूँ, सी पॉइंट। ठीक, तो अब अपन कर रहे हैं थर्ड, डायग्राम भी रब कर रहा हूँ, वी नो डेट ये सब चीज़ हटा रहा हूँ, और अब सी पॉइंट ले रहे हैं अपन, सी एट इनसाइड। ये डेरिवेशन भी छोटा सा ही है, क्योंकि मैं बता चुका था भी कुछ चीज़ जो आपको वापस समझाऊंगा। वी वांट्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी inside the shell at point P at distance
आर फ्रॉम सेंटर। ठीक है, स्फीयर तो ये रहा हमारे पास। हाँ, इसमें लैंग्वेज ही लिखेंगे। स्फीयर है, सारे चार्जेस सरफेस पर है, कैपिटल आर है, वी टेक ए पी पॉइंट फ्रॉम आर, है ना। क्यू चार्जेस सब इस जगह पर है ना। ओ डिस्टेंस पे अपन ने एक पी पॉइंट ले लिया, मैंने यही लिखा। वी कंसीडर ए गॉसियन स्फीयर, सो वी ड्रॉ है, क्योंकि अपन को क्लोज करना पड़ेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी। सो वी इमेजिन अ गॉसियन सरफेस ऑफ radius small r on which p point is lie। तो p पॉइंट जो लाई करता उस पर गॉसियन सरफेस बना दी। बट सिंस नो चार्ज इनसाइड द स्फीयर सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम जीरो। क्या हो गई? जीरो। क्योंकि अगर मैं गॉस लॉ भी लगाता हूं, EDA कॉस थीटा इक्वल्स टू क्लोज टू देने का Q बाई एप्सिलॉन नॉट, पर यहां पर तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। तो E की वैल्यू कितनी हो गई? जीरो ही तो हो गई, क्योंकि चार्ज तो यहां पर जीरो थे। तो इसका मतलब है कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? जीरो। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, इसका मतलब ये भी हुआ कि कभी भी हमारे को अंदर कभी कोई शॉक वॉक नहीं लगेगा। और ये बात इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस में भी लिखाई थी कि जो चार्जेस होते हैं नेवर एंटर इनटू द गुड कंडक्टर, शैल ले रखी है अपन ने, तो अंदर एंटर नहीं करेंगे। तो ये E इक्वल्स टू जीरो आ गया। आई होप समझे होंगे। ठीक, नोट डाउन करें। अब ड्रॉ कर रहे हैं, अपन ने जो भी पढ़ा है उससे अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। मीन्स इनसाइड में आया जीरो, इनसाइड में आया जीरो। ठीक 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 ठीक। तो अगर मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना होता, ग्राफ फॉर स्फेरिकल शेल, तो ग्राफ ड्रॉ करना होता तो अपन कैसे ड्रॉ करते? तो अपने पास अपन ने कुछ चीज़ें देखी थी। आउटसाइड में देखा था अपन ने, वैल्यू आ रही थी KQ बाई स्मॉल r स्क्वायर। जब हम सरफेस पे गए, सरफेस पे ऐसे लिख देता हूँ, जब सरफेस पर थे तब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही थी KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। और जब अपन इनसाइड गए थे तो हमने देखी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई थी? जीरो। आई होप, है ना। तो ये चीज़ें अपन ने अभी देखी। तो अगर मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करूँ तो ग्राफ कहीं ना कहीं हम सेंटर से चालू करते हैं, और सबसे पहले हम लोग इनसाइड में तो जीरो है, ग्राफ बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में, फार अवे। तो हमने ये सेंटर से चालू करा है, तो सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस हो गई R पर अचानक ही वैल्यू हमारे को मैक्सिमम मिली। क्या मिली हमारे को? कुछ मैक्सिमम वैल्यू प्लॉट हुई हमारे पास। तो मीन्स हमारे को कोई मैक्सिमम वैल्यू मिली सरफेस पर। E मैक्सिमम डिनोट करा है मैंने। ठीक। और जब हम आउटसाइड में जा रहे थे तो वैल्यू कम 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 बिल्कुल इन्फिनाइट की तरफ ही बढ़ रही थी, पर इन्फिनाइट तो बहुत दूर हो जाता है ना। तो ये ड्रॉ करा है मैंने इनसाइड के लिए। तो इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? जब हम सेंटर से रेडियस तक आ रहे हैं, सेंटर से जब तक हम रेडियस, माने मेरा ये O है और मेरा ये R है ना, तब तक वैल्यू कितनी बनी हुई है? जीरो, है ना। इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? जीरो। और फिर जब हम सरफेस पर आए तो मैक्सिमम हो गई वैल्यू, और बाहर आए तो वैल्यू फिर डिक्रीज होना चालू हो गई। तो ये शो करा है मैंने आउटसाइड के लिए। आउटसाइड के लिए 1 अपॉन R स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शन है, जो आपको दिख ही रहा है कि आउटसाइड के लिए ये वैल्यू आ रही है हमारे पास।
ठीक, तो ये ग्राफ था जो कई बार हमारे से नेट में पूछे गए। तो आउटसाइड में डिक्रीज होती चली जा रही है जैसे जैसे वेरिएबल आता जा रहा है हमारा आर। वेरिएबल आर के लिए ड्रॉ कर रहे हैं अपन सेंटर से फार जाते हुए। नोट डाउन करें बेटा इसको, है ना। ठीक ठीक समझ गए होंगे, है ना। अब नोट में ये अपने फर्स्ट एप्लीकेशन देखी है, इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। क्या क्या हो सकता था अपने पास, है ना। नोट में कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नोट में फर्स्ट पॉइंट, फॉर आउटसाइड we obtain E is equal to KQ by R square, which show same as, है ना। स्फेयर के लिए कर रहे हैं ना, स्फेरिकल शेल के लिए नोट लिखा रहा हूं। For outside we obtain E is equal to KQ by R square with same as point charge के लिए आता है। So we can consider charge on shell act as it concentrated at इट्स सेंटर। तो हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं ना कि जो स्फीयर का जो चार्ज है वो उसके सेंटर पर हो, बिल्कुल वैसे सेंटर ऑफ मास पर हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं क्योंकि आया ही ऐसा ऑप्शन था। ठीक, सेकंड पॉइंट, शो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड इन दी form of surface charge density। तो कई बार ये टिक करने को आया इसलिए करा रहा हूँ। तो आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास आउटसाइड में आया था KQ बाई आर स्क्वायर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Q बाई, इसकी जगह K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। ठीक, अगली स्टेप में क्या कर रहा हूँ मैं इसको कहीं ना कहीं Q बाई 4 पाई स्क्वायर को ऐसे कर दूँ और सिग्मा को बाहर रख देता हूँ। तो क्या एक स्फीयर के लिए मैं इसको सिग्मा नहीं बोल सकता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मीन्स, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है उसकी, Q बाई एरिया से तो डिवाइड करते हैं ना, मीन्स Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। समझ रहे हैं क्या बात को। मैं आउटसाइड पर ना लेकर सरफेस पर ले लेता हूँ। शो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सरफेस पर, सरफेस के लिए शो कर देता हूँ, सरफेस के लिए। तो सरफेस के लिए ये आर स्क्वायर आया था, तो ये आर स्क्वायर कर दिया कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर हो गया हमारे पास। तो कैपिटल आर स्क्वायर को ही तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालूंगा ना, तो कहीं ना कहीं सरफेस पर जो चार्ज ई की वैल्यू थी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे चेंज किया मैंने, है ना, Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये था स्फेरिकल शेल के लिए बोल दूं, चाहे सॉलिड गुड कंडक्टर के लिए बोल दूं। तो अगर आप सीबीएसई में तो कैसा भी शेल आए आपको यही ड्राइव करना है क्योंकि आपके कोर्स में यही है। ठीक, नेक्स्ट एप्लीकेशन ले रहा हूं नॉन कंडक्टिंग के लिए। तो मेरे को आपको पता होगा मेथड ऑफ चार्जिंग, मैंने आपको गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर की प्रॉपर्टी समझाई थी पार्ट नंबर 2 के अंदर, है ना। ठीक, और मैंने भी आपसे क्या कहा इस डेरिवेशन में, चाहे गुड कंडक्टर हो चाहे बैड कंडक्टर, पर है तो हॉलो ना, तो 400 सरफेस पे ही रहेंगे। पर अगर और गुड कंडक्टर होता
तो चार्जेस हमेशा कहाँ पर रहते, सरफेस पर, ऑलवेज लाई ऑन सरफेस पर, क्योंकि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और मैक्सिमम रिपेल होते होते वो अपने आप को जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पे कर देते हैं। तो उन्हें सबके लिए वो होता। पर अगर हमसे सेकंड एप्लीकेशन ले रहा हूँ जो सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं है ना, तो वो एप्लीकेशन देख रहे हैं अपन लोग। डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग मीन्स बैड कंडक्टर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण वही इनसाइड आउटसाइड और सब कुछ देख रहे हैं अपन लोग। ठीक, तो वापस स्टार्टिंग तो बिल्कुल वैसे ही हो रही है, तो अपन यही लिखना चालू कर रहे हैं। लेट कंसीडर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, non-conducting sphere of uniformly charged by Q and of radius R, कैपिटल R। ठीक, तो इसके अंदर भी अपन फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं एट आउटसाइड। अदर स्टेट्स में है, राजस्थान बोर्ड इसके अंदर, जो भी यूपी बोर्ड, पर अपने सीबीएसई बोर्ड में नहीं है ना। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि अंदर भी चार्जेस आ जाते हैं। वहाँ पर मेरी बात समझाई थी कि अगर कोई बैड कंडक्टर है तो चार्ज, अगर वो सॉलिड है तो अंदर तक चार्ज जाएंगे, तो वही यहाँ पर होने वाला है। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं आउटसाइड, तो अपन ने वो लिखा वी वॉन्ट्स टू calculate electric field intensity at point P outside the sphere at distance R from center O. So we imagine a Gaussian sphere of radius R on which P point is lie। ठीक, डेरिवेशन अभी तो सिंपल वैसे ही होने वाला था, तो इसलिए मैं इसी को यहीं पे कर रहा हूं। तो आप सपोज कर लें कि एक सॉलिड स्फीयर ले रखा है। अब सॉलिड नॉन कंडक्टिंग है, तो इस बार मैं चार्जेस इनसाइड में भी शो कर रहा हूँ। आउटसाइड तो है ही सही, इनसाइड में भी शो कर रहा हूँ। तो दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन टू शो कि चार्जेस अंदर भी हैं। रेडियस ले रखी थी कैपिटल आर, है ना, कैपिटल आर मैंने इसकी रेडियस है, सॉलिड स्फीयर है, और वी वांट्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक, और इस पर टोटल चार्ज कितने हैं Q, एंड वी वांट्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये कंसीडर कर रखा है जिसकी डिस्टेंस R है। सो गॉस लॉ अप्लाई करना था, तो वापिस से अपन ने क्लोज कर दिया, अगेन क्लोज्ड। फिर जब अपन क्लोज करते हैं वही कंटिन्यूस लॉ का जो यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर भी एक छोटा सा पोर्शन ले लिया होता, जिसकी जो अपने पास एरिया हो जाता वो कितना हो जाता हमारे पास, मैंने स्फीयर ले रखा है अपन ने, तो इसका मतलब ये ds हो जाता। फिर वही इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे जा रही होती, इसमें से भी है तो स्फीयर ही ना, तो फिर रेडियली जा रही होती, सभी गोले से सभी जगह से जा रही होती। और जो एरिया ले रखा है अपन ने वो भी DA भी इधर की तरफ आ जाता हमारे पास, P पॉइंट है ना, DA छोटा सा पोर्शन ले रखा है, P पॉइंट है हमारे पास, है ना, ये P पॉइंट है हमारे पास। ठीक, तो डेरिवेशन थोड़ा सिंपलिस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सेम एज शेल, जो अपन ने शेल का करा था वही सब कुछ यहाँ पर लिखना है। मीन्स वही फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट ही तो आता, क्योंकि टोटल अभी भी तो गॉसियन सरफेस में Q चार्ज ही है, चाहे वो अंदर हो कुछ भी हो, पर इसमें तो क्लोज क्यों है, कहीं पे बस अंदर होने थे, अंदर किसी भी जगह रहे वो। तो इसका मतलब फिर यहाँ पर हमने वही लिखा होता EDA इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं ना बात को।
या ई डी ए, ठीक है, फिर वही ई बाहर लिया होता, फिर हमने डी ए रखा होता, फिर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट रहता, मीन सेम टू सेम, नो चेंज यहाँ पर लिख चुका हूँ, सेम टू सेम, सेम टू सेम जो शेल में किया था अपन लोगों ने, फिर वही इसकी जगह अपन ने 4πr² रख दिया होता, और इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी Q बाई 4πε0r² आता, और E इज इक्वल टू के क्यू बाई r² आता। इसका मतलब है आंसर तो वही आया जो हमने शेल में देखा था, वही आंसर आ गया वापस हमारे पास। तो इसका मतलब है आउटसाइड का डेरिवेशन सेम टू सेम था, सेम टू सेम, ठीक, नोट कर लिया होगा। अब ले रहा हूं बी पॉइंट एट सरफेस, तो इसका भी कुछ चेंज नहीं होने वाला था। वी वांट्स टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, जस्ट सरफेस, कहां पर ले लिया अपन ने, जस्ट सरफेस पे ले लिया, तो सरफेस पे ले लिया तो अपने आप में ही वो क्लोज था। अब जब सरफेस पे ही ले लिया अपन ने पॉइंट को, तो इस बार जो हमारे पास पॉइंट ही सरफेस पर है, दोबारा डायग्राम बना देता हूं, तो है ही जब सरफेस पर, यहाँ पर ये वही आर रेडियस है, यहाँ पर हमने पी पॉइंट ले लिया है इस पर, तो वही छोटा सा पोर्शन, वही ई बाहर जा रही होगी, वही डी ए बाहर जा रहा होगा इस छोटे से पोर्शन का, और सब जगह पर जो डिस्टेंस हमने जो स्मॉल आर ली थी वही तो कैपिटल आर हो जाती। और बाकी ये फिलिंग शो करने के लिए कि ये इनसाइड में भी चार्ज रहते हैं बैट कंडक्टर्स में, इसलिए इसको ऐसे फिलिंग करके दिखा देते हैं, सरफेस पर तो है ही। तो इसका मतलब है अभी भी सेम ही रहता, सेम एज शेल, वही जैसे अपन ने वहां पर लिखा था, वी नो डेट एट आउटसाइड क्या ड्राइव हुआ था हमारे पास, E इज इक्वल टू के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, बट हियर जो Q की वैल्यू जो हमारे पास स्मॉल r है वो तो r के बराबर हो गया ना, क्योंकि आउटसाइड से मैं लेता अगर पॉइंट को यहाँ पर आ गया हूँ तो मेरा जो r है स्मॉल r आउटसाइड का वही तो r बन गया। इसका मतलब है E की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई, के क्यू बाई कैपिटल R स्क्वायर, और यही तो मैक्सिमम वैल्यू थी, क्योंकि आपको फिर दोबारा बोल चुका हूँ डिवाइस कोई सा भी हो, टच करने पर ही तो उसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आएगा ना। तो ये सरफेस के लिए हो जाता हमारा डेरिवेशन, ठीक। टफेस्ट था इनसाइड में, क्योंकि चार्ज अंदर भी डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो प्रॉब्लम थी हमारे थर्ड वाले के अंदर ही, सी वाले में थी, इसलिए तो यहाँ तक तो सेम ही था, सेम एज शेल इस पॉइंट के अंदर भी, ठीक है। अब जा रहा हूँ इनसाइड में, है ना, रब कर रहा हूँ, अब इनसाइड के लिए शो करने वाले हैं अपन। अब क्योंकि इनसाइड में जा रहे हैं तो थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सब चीज़ें रब कर रहा हूँ। अपन डेरिवेशन देख रहे हैं अब इनसाइड का, तो मीन सी पॉइंट ले रहे हैं एट इनसाइड ले रहे हैं, तो वही लिख रहा हूं, लेट वी वांट्स टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P inside the non-conducting sphere, at distance r, small r. So we imagine a Gaussian surface, Gaussian sphere कंसिडर कर लें, of radius r on which P point is lie, ठीक। तो अगर इस पर मेरे को ड्राइव करना होता तो कहीं ना कहीं इनसाइड में जा रहा हूं, तो इसलिए पहला स्फीयर बड़ा बना देता हूं, ये रहा कैपिटल R,
सेंटर O, और इसमें चार्जेस ही चार्जेस फिलअप हैं, और हम कहीं ना कहीं इनसाइड में P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं R पॉइंट पर। ये बोला मैंने आपसे। तो अपन ने क्या करा, इसको क्लोज कर दिया गॉसियन सरफेस से जिस पर P पॉइंट लाई कर रहा है। पर इस बार हुआ क्या, टोटल चार्ज तो Q थे, टोटल चार्ज Q थे, तो टोटल चार्ज Q हैं हमारे पास, अंदर भी हैं बाहर भी है। पर इस बार तो अब क्या होगा, जो क्लोज सरफेस है वही तो चार्ज चाहिए होंगे, और वो चार्ज कितने हो गए होंगे अब, Q डैश इनसाइड वाले चार्ज मेरे को वही लेना होगा, और वही चार्ज इसके ऊपर जो मैंने छोटा सा अगर एरिया कंसीडर करूं तो उस क्रॉस चार्ज के कारण ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड E, और जो एरिया ले रखा होगा उसकी डायरेक्शन भी इधर जा रही होगी। आई होप समझे होंगे। ठीक, तो वापस से मैं गॉस लॉ अप्लाइड कर रहा हूं। गॉस लॉ अप्लाइड करूं तो फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर इनक्लोज चार्ज कितने हैं इस गॉसियन सरफेस के अंदर, कितने चार्ज हैं, तो वो तो मैंने अब Q डैश से रिप्रेजेंट कर दिया ना। तो ये कहीं ना कहीं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर रहा हूं मैं, है ना, इनसाइड के लिए। अब Q डैश कैसे निकालें, तो उससे पहले हमारे को निकालनी पड़ जाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और उसको कैसे निकालूं मैं, टोटल चार्ज में टोटल वॉल्यूम का डिवाइड करूं ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। सो Q डैश कितने रहा होगा। अब Q डैश की बात करूं, इसको अपन रॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये निकालना पड़ा हमारे को। यहां पर सेकंड इक्वेशन कर रहा हूं, तो Q डैश कितना हो जाता, तो छोटी सी जगह पर चार्ज है रॉ, तो इसमें चार्ज कितने हो जाते, इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाइड कर दूं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं मैं रॉ को मल्टीप्लाइड कर दूं। ये रॉ लिखा हुआ है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी को वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर 4 पाई आर क्यूब, ये ले लूं। आई होप समझ रहे होंगे आप लोग क्या कर रहा हूं मैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अब Q डैश आ जाता मेरे पास, इसकी जगह तो वैल्यू रख दूं, Q की रॉ की वैल्यू कितनी है, Q बाई 4 बाई कैपिटल क्यूब, और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब। तो Q डैश कितना आ जाता अपने पास, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाता, Q आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब आ जाता। ठीक, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में रख रहा हूं, और फ्लक्स को थोड़ा सा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं EDA रख दूं यहाँ पर, है ना। और यहाँ से मैंने cos थीटा क्यों हटा दिया है, क्योंकि E पैरेलल्स टू DA है, मीन्स थीटा इक्वल्स टू कितना है 0, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 कंसीडर करते हुए यहाँ से cos थीटा भी हटा दिया, सिर्फ मैंने ये इंटीग्रेशन लगा दिया, है ना, फ्लक्स का फॉर्मूला जैसे मैंने भी शैल में किया था, इसलिए ऐसा लिख दिया। E को अपन ने कांस्टेंट मानते हुए बाहर रख दिया, DA ले लिया अपन ने छोटा सा पोर्शन, और इस जगह पर मैं Q की वैल्यू रख रहा हूँ, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाती है अब, Q आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, ये हो जाती है मेरे पास वैल्यू, और एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। समझ गए होंगे यहाँ तक बात को, मैंने Q की वैल्यू रखी है और एप्सिलॉन नॉट तो वहीं का वहीं रखा हुआ, ये रखा हुआ। अब एरिया कितना रखूँ, तो एरिया तो वही रखूँगा ना गॉसियन सरफेस का ही, 4 पाई आर स्क्वायर, तो फॉर्मूला हो गया K आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब और एप्सिलॉन नॉट। अब अपन को निकालनी थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपको दिख रहा है ना, ये आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल हो गया होगा, 4 पाई नीचे चले हुए होंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, के क्यू, एक आर ऊपर बचा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह K रख दिया अपॉन आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ इनसाइड के लिए, और हमारे को ये बात पता लगी इनसाइड के लिए कि जो E है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R है। ये पता लगा भैया अपन को कि E इक्वल्स टू सिग्मा R है ना। मीन्स इससे पता क्या लग रहा है, जैसे जैसे R बढ़ेगा तो मैं चार्ज कहाँ की तरफ जा रहा हूँ, सरफेस की तरफ,
तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ना, और जैसे जैसे मैं सेंटर पर आता जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि R 0 हो जाएगा। नोट डाउन करें, ग्राफ में फिर समझा रहा हूं बेटा, और है ना, नोट डाउन करें, ठीक है ना। तो अपन ने क्या क्या देखा वो ही मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं नॉन कंडक्टिंग के लिए। नॉन कंडक्टिंग के लिए जैसे कोई वुडन का मैंने कोई स्फीयर ले रखा था वुडन का, उसके लिए ड्राइव किया है अपन ने, तो अपन शो कर रहे हैं और यहीं पर इसको एंड कर रहा हूं बेटा टॉपिक को। फिर अगली एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। ठीक, तो अपन ने देखा क्या क्या, एट आउटसाइड में हमने देखा कि आंसर तो शेल की तरह ही सेम था, E = KQ/R², मीन्स कोई चेंज नहीं था। सेकंड की बात करूं तो एट सरफेस पर वहां पर भी कुछ चेंज नजर नहीं आया, E मैक्सिमम नजर आई हमारे को जो KQ/R² थी। पर जब हम थर्ड पॉइंट पर आए एट इनसाइड पर, तो हमने देखा E की वैल्यू तो KQR वेरिएबल अपॉन R³ आ गई थी। ठीक, इससे हमारे को ये बात पता लगी कि एट सेंटर जो इनसाइड में ही होगा वहां पर R = 0 हो जाएगा। सो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो देखो जो हमने शेल पढ़ी थी उसमें तो अंदर एंटर होते ही इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 हो गई, पर यहाँ पर एट सेंटर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी 0 हुई है, तो कहीं ना कहीं अब मेरे को, है ना। और एक बात और पता लग रही है यहाँ पर कि जो इनसाइड में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी है वो R के प्रोपोर्शन है। तो ग्राफ वापस वैसे ही चालू कर रहा हूँ मैं बनाने के लिए। तो इसका मतलब अगर कोई सॉलिड बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी उसके सेंटर पर 0 होगी, जबकि वो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा, है ना। सेंटर पर 0 होगी, थोड़ा सा कोशिश करिए बताने की कि सेंटर पर 0 होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर। तो अब मेरे को ग्राफ वापस से वही डिस्टेंस की बात करूं और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ग्राफ बनाता हूं, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, सेंटर पर तो 0, फिर लीनियरली बढ़ रहा है क्योंकि अपन ने E इनसाइड देखा कि वो डायगोनली प्रोपोर्शन R होता है, और जब वो रेडियस पर पहुंचा होगा मींस सर्कमफेरेंस पर पहुंचा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई होगी, मैक्सिमम वैल्यू एट सरफेस, है ना। रेडियस ये बता रहा है कि हम यहाँ से चल के यहाँ तक आ गए हैं। जब हम बाहर जाएंगे तब तो वही काम होगा जो शेल के लिए हुआ था, इन्फिनिट की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो एट आउटसाइड बोले हैं अपन, तो वहाँ पर तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर है ना अपने पास, ये E इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू R² है, तो ग्राफ हाइपरबोलिकली डिक्रीज होने लगा। ठीक, समझ गए होंगे बेटा ग्राफिकली। ठीक 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 ठीक, है ना। इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ट करके दिखा रहा हूं कि रॉ की फॉर्म में अगर फॉर्मूला लिखना पड़ता अपन को तो कैसे लिखते अपन इनसाइड का। ठीक है ना, तो रब कर रहा हूं और बता रहा हूं बेटा एक बार, है ना। बस यहां तक वैसे इनफ था इसके लिए। नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूले को कई बार रॉ में कैसे एंटर कर देते हैं वो थोड़ा कंसीडर करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कन्वर्ट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला इन रॉ फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको पता होगा अपन ने इनसाइड के लिए फॉर्मूला देखा था KQ/R³ इंटू स्मॉल r, ये देखा था अपन लोगों ने। अगर अपन चार डेंसिटी की इसको थोड़ा सा और चेंज करके लिखूँ तो 1/4πε0 QR³ इंटू r लिख सकता हूँ, है ना। इनसाइड के लिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ, है ना।
उसको रॉ की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ कि कभी कभार कुछ बुक्सों में दिख जाता है कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। तो आप जानते होंगे यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो कितनी होती है हमारे पास, रॉ इज इक्वल टू क्यूब बाई 4/3 कैपिटल आर क्यूब, यही तो लेते हैं अपन। तो इट मीन्स जो मैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानूं, इसको थर्ड, तो पुटिंग Q from 3 to इक्वेशन सेकंड, Q की वैल्यू उठाकर वहां पर रख देता हूं मैं। तो आप देखें क्या होने वाला है, E इज इक्वल टू, अगर ये वैल्यू रखता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास वैल्यू Q बाई, ऐसे ही लिख देता हूं 1/4πε0। Q की जगह अगर ये वैल्यू रखता हूं तो कुछ इस तरह से आएगी, रो आएगा और मल्टीप्लाइड होगा 4/3 पाई आर क्यूब से, और अपॉन में आर क्यूब, और स्मॉल आर तो चल ही रहा था तो आपको दिख रहा होगा ना 4 से 4 कैंसिल्ड हो जाएगा, एक रो बचेगा हमारे पास, आर से आर भी कैंसिल्ड हो जाएगा, हमारे पास एक 3 बचेगा और एक एप्सिलॉन नॉट बचेगा। ये कुछ फॉर्मूला हमारे को नज़र आएगा जब हमारे को रॉ की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा तो। ठीक, तो ये लेक्चर नंबर 10 को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ। बाकी की जो एप्लीकेशन है वायर और जो भी शीट्स का वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे हैं ना बेटा। गुड डे बेटा।